नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हाँ, अस्त व्यस्त मत होइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो राखी की छुट्टियां बिता लिया है आप लोगों ने, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, अच्छी बात है। और अब फिर से हम लोग फ्लो में आ जाएंगे, नई चीज़ों की ओर चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैंसर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था और कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट बच गई थी। तो होना तो लास्ट क्लास में ही हो जाना चाहिए था, बट कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी, तो आज हम लोग उनकी बात कर लेंगे और उन पर आज हम लोग का डिस्कशन होना है। क्लियर? तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो शुरू करेंगे यहाँ पर बच्चों। स्टोरी को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर से रिलेटेड जो बातें बच गई हैं, ठीक है ना, उनको आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर। आप कहेंगे सर टाइप्स ऑफ कैंसर तो हो चुका था, प्राइमरी ट्यूमर और ट्यूमर सेकेंडरी ट्यूमर। वो एक्चुअली ट्यूमर का टाइप था, कैंसर का टाइप नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर 1, यहां पर आप बात करेंगे कार्सिनोमाज। अब कार्सिनोमा क्या होता है, तो इसको आप कहेंगे कि यह उपकला ऊतक का कैंसर है, जैसे लंग्स में, त्वचा की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में, ग्रंथियों में, अब ग्रंथियों में जो कैंसर होता है उसे कहते हैं एडिनोमा। क्या नाम देते हैं जी? एडिनोमास, ठीक है ना। और इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक चीज हम लोग और कहें कि जो कार्सिनोमा है, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैंसर है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला या पाया जाता है, ये कर लें हम लोग, सही रहेगा। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये हो गया क्लियर। फिर इसी के साथ साथ दूसरी कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। एक और कैटेगरी है, यहां पर आप देखेंगे सार्कोमास। अब बात करेंगे बच्चों कि सार्कोमास क्या होते हैं। तो सार्कोमास के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मेसोडर्म से उत्पन्न ऊतक का कैंसर। अब सवाल उठता है कि जैसे, तो आप कहेंगे जैसे संयोजी ऊतक में, और इसके अलावा और जैसे पेशियों में, इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी को, पेशियों के कैंसर को मायोमा कह देंगे, मायोमास।
और संयोजी ऊतक में अलग अलग संयोजी ऊतक के कैंसर को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, लाइपोमा। आप यहां पर जरा से देखिए, और इस तरह से हम लोग कंसीडर करें तो ऑस्टियोमा बोन में होगा, कॉन्ड्रोमा कार्टिलेज में होगा, लाइपोमा फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू में होगा। इस तरह से आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। साथ में एक बात हम लोग और देखें यहां पर कि इसी कैटेगरी में, संयोजी ऊतक कैटेगरी में ही एक और आ जाता है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। लेकिन ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर इतना अधिक कॉमन है कि इसके लिए एक अलग कैटेगरी ही डिसाइड की गई है। तो यहां पर आप देखेंगे थर्ड कैटेगरी, आप देखेंगे ये हो जाएगा ल्यूकीमिया, या हम बात करें ब्लड कैंसर। ये क्या आ जाएगा जी, ब्लड कैंसर की बात हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ब्लड कैंसर कितने टाइप का होगा, कई तरह का हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे इसमें प्रायः ध्यान दें, प्रायः WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। WBC की संख्या अत्यधिक हो जाती है, और इनमें भी मुख्यतः किसकी, मुख्यतः PMNL की अर्थात न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल की, इस तरह से आप देख पाएंगे। अब इसका कारण क्या होता है, क्या न्यूट्रोफिल्स कन्वर्ट हो जाती हैं नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में? नो, न्यूट्रोफिल को उत्पन्न करने वाली सेल अर्थात बोन मैरो की सेल्स। तो आप लिखेंगे यहां पर, बात करेंगे कारण, तो कारण के लिए आप कहेंगे अस्थि मज्जा की ल्यूकोपोएटिक कोशिकाओं के कैंसर सेल में रूपांतरित हो जाने से। ल्यूकोपोएटिक सेल्स के कैंसर कोशिका में का कैंसर कोशिका में बदल जाना। समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी हो जाएगी, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है ना। तो इन चीजों को आप समझें, इन चीजों को आप जानिए, इन चीजों को जानने की आवश्यकता है आपको। अब यहां पर हम लोग देखें कि क्या स्टोरी होने जा रही है। चौथा, फोर्थ टाइप हम लोग देखेंगे, नीचे नहीं बल्कि हम लोग यहां ऊपर देख लेते हैं इसे साफ करके। तो यहां हम लोग देखेंगे जो फोर्थ कैटेगरी है वो है गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण होने वाले कैंसर। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान दें, गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण कैंसर। ओके, तो इसमें आप देखेंगे दो तरह के कैंसर की बात हम लोग करते हैं। एक तो होता है CML,
CML, अर्थात यहां पर आप कहेंगे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। अब CML की बात करें तो इसका डायरेक्ट हमें ये देखना होगा कि इसका रीजन क्या होता है, क्यों हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको कहना होगा कि 22वें क्रोमोसोम, अब 22वें क्रोमोसोम्स को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, उसको हम अभी लिख लेंगे। वह 9वें क्रोमोसोम के बीच ट्रांसलोकेशन के कारण सवाल उठता है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, ध्यान दें ऐसे कहें, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के खंड एक से दूसरे की ओर चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एक चीज और नोट करके, यहां एक बात लिखेंगे, क्रोमोसोम्स को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये कहानी आपको यहां पर याद रखनी होगी बच्चों कि जो 22वां क्रोमोसोम होता है, इस 22वें क्रोमोसोम को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये चीज आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे भी आगे चल करके, या आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा। अब बात करेंगे आगे की, तो यहां पर हम लोग देखें, हाँ जी, यहां पर आप देखेंगे, अब एक और चीज देखेंगे, ALL, सेकेंड फॉर्म इसका हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंड कैंसर ALL, ये क्या है। तो आप कहेंगे दिस इज द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो जाता है, तो इसके लिए आपको कहना होगा, इसका जो एग्जाम्पल है ये है बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा इस तरह से। अब बर्किट्स लिम्फोमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप आसानी से इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि बर्किट्स लिम्फोमा क्या होगा। तो इसके लिए आप कहेंगे कि यह एक्चुअली क्रोमोसोम आपको याद रखना होगा कि किस क्रोमोसोम के बीच ट्रांसलोकेशन के कारण ये होता है। तो यहां पर आप देखेंगे यह कैंसर आठवें वह 14वें क्रोमोसोम्स के बीच ट्रांसलोकेशन के कारण होता है, समझ रहे हैं ना।
तो ये कहानी हो जाएगी, ये कहानी आप यहां पर समझ सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर के यहां पर हम लोगों ने कैंसर के टाइप को देख लिया है और अब बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड डायग्नोसिस कैसे होती है कैंसर की, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे उपचार कैसे होता है। क्लियर है ना? ओके, बात करेंगे रोग निर्धारण, या बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के यहां पर हम लोग देखेंगे कैसे कैंसर की पहचान की जाती है, शरीर में कैंसर है इस चीज का पता कैसे लगाते हैं, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, आइए उन टेक्निक्स से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। ओके, नंबर 1 यहां पर आप देखेंगे बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या करते हैं? तो बायोप्सी में सीधे आप कहेंगे, अब आप कहेंगे सर हिंदी में लिखिए, तो इसका हिंदी भी कुछ नहीं है, इसकी हिंदी में भी इसको अगर लिखना होगा तो यही लिखा जाएगा, बायोप्सी। समझ रहे हैं ना? इसलिए अनावश्यक यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर टेक्निकल टर्म की हिंदी हो। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें करते क्या है, जैसे कोई ट्यूमर है तो उस ट्यूमर की छोटे से टुकड़े को काट करके उसकी पतली काट को, फाइन सेक्शन को काटेंगे और उस अनुप्रस्थ काट को काट करके फिर माइक्रोस्कोप में देखकर पहचानेंगे कि उसकी जो सेल्स हैं वह कैंसर सेल में कन्वर्ट हुई हैं या कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इसमें सीधे आप कहेंगे कि किसी अर्बुद के छोटे टुकड़े की काट छोटे टुकड़े की काट को अभिरंजित करके अर्थात स्टेन करके, अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी अवलोकन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी अवलोकन द्वारा क्या किया जाएगा? तो आप कहेंगे कैंसर कोशिकाओं की पहचान किया जाना। ये विधि है बायोप्सी की, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ दूसरी विधि है क्या? एंडोस्कोपी। जी हाँ, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि एंडोस्कोपी की। तो एंडोस्कोपी में यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी होगी। तो एंडोस्कोपी में शरीर के भीतरी अंग में अगर कहीं ट्यूमर का निर्माण हुआ है, जैसे मान लीजिए स्टमक के कैविटी में ट्यूमर का या स्टमक की भीतरी दीवार में ट्यूमर का निर्माण हुआ है, या गर्भाशय में ट्यूमर का निर्माण हो गया है,
तो ऐसे अंगों में एक छोटी सी मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उस यंत्र को प्रविष्ट करवाया जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है। तो उस भीतरी अंग में प्रविष्ट करवाए जाने वाले इस यंत्र को एंडोस्कोप कहते हैं। तो उस एंडोस्कोप के द्वारा किसी भीतरी अंग में अर्बुद का पता लगाया जाता है। तो आप कहेंगे कि एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किसी भीतरी अंग में स्थित अर्बुद का अर्बुद की स्थिति का पता किया जाना। ये कहानी हो जाएगी एंडोस्कोपी से रिलेटेड। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और चीज यहां पर देखेंगे, तीसरे नंबर पर हम लोग देखें रेडियोग्राफी। देखिए याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी अलग शब्द है और रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो ये अलग शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। और रेडियोग्राफी कैंसर की पहचान किए जाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स रेज की सहायता से, जैसे आपने देखा होगा किसी आदमी का जब एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूट जाती है, तो इसी विधि के द्वारा शरीर के भीतर की ओर हड्डी का जो टूटना है, फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर का पता किया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से इसके बेसिस पर किसी भीतरी अंग में उपस्थित अर्बुद के स्थिति एवं साइज अर्थात उसके आकार का भी पता लगाया जा सकता है। तो एक्सरेज की सहायता से किसी भीतरी अंग में अर्बुद की स्थिति व आकार का पता करना, इस तरह से समझ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे एक और विधि, और वो क्या है, वो है सीटी। सीटी स्कैनिंग, या सिर्फ सीटी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप भी सिर्फ सीटी ही लिखिए। ठीक है ना। और इसका मीनिंग है, आप देखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इस तरह से। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें एक्स किरणों की सहायता से किसी भीतरी अंग का त्रिविम चित्र, मतलब किसी भीतरी अंग क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, तो ब्रेन में ट्यूमर है तो अब क्या करेंगे, ब्रेन को ओपन करके या ऑपरेट करके तो नहीं देखेंगे कि इसमें ट्यूमर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अच्छा, अगर इस विधि से रेडियोग्राफी से ब्रेन के ट्यूमर का पता भी कर लें तो ये नहीं पता चलेगा कि ब्रेन के कितनी गहराई में है। क्लियर है ना। अब इसीलिए उसकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए ब्रेन में चारों ओर से एक्स रेज का यूज करते हुए चारों ओर से ब्रेन के बहुत सारी कई सारे इमेजेस, सैकड़ों प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जाता है और फिर
उन सभी प्रतिबिंबों को कंप्यूटराइज तरीके से उनका कंप्यूटेशन करते हुए उन्हें जोड़ दिया जाता है और ब्रेन का थर्ड मतलब 3 डायमेंशनल इमेज मिल जाता है। ब्रेन का क्या प्राप्त किया जाएगा? 3 डायमेंशनल इमेज या त्रिविम चित्र प्राप्त कर लिया जाएगा और उसमें अर्बुद के सही आकार एवं सही स्थिति का पता चल जाता है। तो आप कहेंगे इसमें एक्स किरणों की सहायता से किसी अंतरांग का त्रिविम चित्र या त्रिविम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहना तो उचित नहीं होगा, उसका मतलब तो इमेज हो गया, ठीक है ना। चित्र कहना अधिक चित्र या उसको 3D इमेज कह सकते हैं आप, 3D इमेज प्राप्त करके उसमें किसको विकसित किया जाएगा? तो आप कहेंगे उसमें अर्बुद की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और विधि है, यहां पर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे MRI, MRI और इसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का में क्या किया जाता है? तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया जाता है कि गैर आयनकारी विकिरण की सहायता से एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र विकसित करके किसी शरीर के जीवित ऊतक में होने वाले संरचनात्मक या रोगीय परिवर्तनों का पता लगाया जाता है। अर्थात किसी लिविंग टिश्यू में बिना उसका ऑपरेट किए, बिना कुछ किए, डायरेक्ट लिविंग टिश्यू में होने वाली अनियमितताओं का पता इस विधि के द्वारा लगाया जा सकता है। देखें इसमें इसके अंतर्गत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र व, ध्यान दें, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र व गैर आयनकारी विकिरण की सहायता से या का उपयोग करके किसी जीवित ऊतक में होने वाले संरचनात्मक या रोगीय
परिवर्तनों का पता किया जाता है। जो, और यहां पर एक चीज और देखेंगे कि यह एक अत्यंत अत्यंत सटीक विधि है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि डायग्नोसिस की जाती है कैंसर की। कुछ और चीजें हैं, कुछ और मेथड हैं जिनकी बात हम अभी आपसे करते हैं। यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट, आई थिंक 6 हो जाएगा ये। एंटीबॉडी डिटेक्शन, अर्थात प्रतिरक्षी की पहचान करके। तो यहां पर देखेंगे तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवधारी भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर उत्पन्न करने वाले कुछ वायरसेज वगैरह भी हैं। तो उन वायरस के विरुद्ध बनने वाली जो एंटीबॉडी हैं, अगर वे शरीर में मिल रही हैं तो इससे इस बात का पता चलता है कि कैंसर हो सकता है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि कैंसरकारी प्रतिजनों के विरुद्ध बनने वाली प्रतिरक्षियों की पहचान करके। प्रतिरक्षियों की पहचान करके। तो यहां पर आप देख पाएंगे एक मेथड ये हो गई। इसी के अलावा एक और मेथड यहां पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आणविक तकनीक की सहायता से आणविक तकनीक द्वारा, या हम कह सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, तो आणविक तकनीक की बात करेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि ध्यान दें कि पीसीआर जैसी तकनीक के कारण भी, इनकी सहायता से भी इसका पता लगाया जा सकता है। तो आप कहेंगे पीसीआर जैसी तकनीक द्वारा भी कैंसर उत्पन्न करने वाले या कैंसर के लिए संवेदनशील जीन की पहचान की जा सकती है। कैंसर के लिए संवेदनशील
जीन की पहचान की जा सकती है। इस तरह से, और इसी के साथ साथ यहां एक विधि और ध्यान दें, एक चीज और, कैंसर के लिए संवेदनशील जीन की अगर पहचान हो जाएगी तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, फिर उस व्यक्ति को कहेंगे कि भैया आप ऐसी चीजों का उपयोग न करें जिनसे कैंसर होने की संभावना होती है। तो हो सकती है तथा ऐसे व्यक्ति को कैंसरकारी पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है। कैंसरकारी से बचने की सलाह दी जाती है। ये कहानी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब यहां पर हम लोग देखें नेक्स्ट एक और, क्या, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। अर्थात रुधिर एवं अस्थिमज्जा परीक्षण। तो आप कहेंगे कि इसके द्वारा भी कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर का पता किया जाता है। ब्लड कैंसर का पता किया जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, डायग्नोसिस से रिलेटेड बातें हमारी पूरी हो गई हैं, और अब हम कैंसर की चिकित्सा या कैंसर की थेरेपी से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके ओके, कैंसर की बात करेंगे, कैंसर चिकित्सा से रिलेटेड बातें हम लोग करने जा रहे हैं। तो कैंसर चिकित्सा में कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक या अधिक तरीकों को एक साथ उपयोग में लाया जा सकता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि निम्न में से एक या अधिक विधियों के उपयोग द्वारा, जी हां, एक या अधिक विधियों के उपयोग द्वारा इसका उपचार किया जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे नंबर 1, शल्य चिकित्सा, अर्थात यहां कह सकते हैं बाई सर्जरी। अब शल्य चिकित्सा में क्या करते हैं, इसमें किया यह जाता है कि जो कैंसर से रिलेटेड ट्यूमर होता है अर्थात अर्बुद होता है, उसको ऑपरेशन के द्वारा काट करके शरीर से हटा दिया जाता है, जिससे शरीर में कैंसर कोशिकाओं का दबाव या शरीर पर कैंसर कोशिकाओं का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो आप कहेंगे कि शल्य क्रिया द्वारा शल्य क्रिया से अर्बुद को शरीर से हटा दिया जाना। शरीर से काटकर हटा दिया जाना।
इस तरह से आप देख पाएंगे। अब इससे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इससे शरीर पर कैंसर सेल्स का दबाव कम हो जाता है। कम हो जाता है, ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। फिर यहां पर आप देखेंगे दूसरा है, आप देखें विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा, अब विकिरण चिकित्सा में हम लोग कहेंगे इम्यूनोथेरेपी, नहीं इम्यूनो नहीं, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सीधा कहेंगे आप कि एक्स किरणों या कोबाल्ट 60 जैसे पदार्थों की सहायता से, इस तरह के जो रेडिएशन एमिट करने वाले पदार्थ हैं, इन विकिरण उत्सर्जित करने वाले पदार्थों की सहायता से कैंसर सेल्स को नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह से अब सवाल उठता है, एक और विधि है यहां पर देखेंगे, और वो विधि क्या है, वो है इम्यूनोथेरेपी या प्रतिरक्षा चिकित्सा। प्रतिरक्षा चिकित्सा अर्थात इम्यूनोथेरेपी। यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये पदार्थ शरीर में एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, इस बात के लिए कि वो तेजी से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगे। अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर कोशिकाओं के नष्ट करने के लिए उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है। तो आप कहेंगे कि इसके अंतर्गत अल्फा इंटरफेरॉन जैसे पदार्थों की सहायता से प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह से, और ध्यान दें यहां पर एक टर्म और है, आपको यहां पर नोट करके जानना चाहिए। इसमें आपको कहना होगा कि
एपोप्टोसिस, ध्यान दीजिएगा, एपोप्टोसिस इसका अर्थ होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अर्थात यहां पर ध्यान दें, हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की, बताइए कैसी क्षमता? प्राकृतिक क्षमता, इसको कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस। क्लियर है? तो इतनी चीजें। और लास्ट में एक विधि आपको और बताएंगे और वो है चौथा, रसो चिकित्सा। जी हां, इसे कहेंगे आप कीमोथेरेपी। ओके, हम लोग यहां पर देखेंगे कीमोथेरेपी की बात अगर करते हैं तो ये क्या है, तो आप कहेंगे कुछ औषधियों द्वारा कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाना। जैसे अब इन औषधियों का एग्जाम्पल हम लोगों को देखना होगा, जैसे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन नामक औषधियों का यूज किया जाता है। का प्रयोग ब्लड कैंसर में किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर। अब बच्चों हम लोग बात करें कि लगभग 1 घंटे का लेक्चर आपका हो गया है, तो यहां पर हम लोग इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।